जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी का अध्ययन किया था। हमने अध्ययन किया था कि मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, अक्षांशीय स्थिति कितनी है, साथ ही साथ उसे राजनीतिक दृष्टि से कितने राज्य घेरे हुए हैं, साथ ही साथ उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, अर्थात भौगोलिक स्थिति से वह किस किस के मध्य में स्थित है। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का। आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, जिसमें आपको मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी का अध्ययन करना है। लेकिन उससे पहले हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को समझेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किन आधारों पर किया गया है, कितने भाग में किया गया है और उसके उपविभाग कौन कौन से हैं और उन उपविभागों की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यदि हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की बात करें तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली चट्टानों, मिट्टियों, नदियों तथा जलवायु और भी अधिक रीजन है। इनके आधार पर मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि में कई किताबों में आपको 3 भाग देखने को मिलेंगे और कई किताबों में आपको 7 भाग देखने को मिलेंगे। कितने भाग देखने को मिलेंगे? 7 भाग। तो कुछ भी लिखेंगे आपका आंसर सही माना जाएगा। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में यदि आता है तो 3 भाग यदि ऑप्शन में है तो आपको 3 टिक करना है और 3 नहीं दिया है तो आपको 7 भाग टिक करना है, 9 भाग टिक नहीं करना। क्या लिखना है आपको? या तो 3 भाग हैं या 7 भाग हैं। तो इसके भाग कितने हैं? या तो भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है या 7 भागों में बांटा गया है। और यदि इसके हम उपविभाजन का बात करें तो इसके उपविभाग हैं कितने? 9। इसे उपविभागों के आधार पर 9 भागों में बांटा गया है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसके मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं, मुख्य 7 भाग कौन कौन से हैं और मुख्य 9 भाग कौन कौन से हैं। किन्हें 7 भाग माने जाते हैं, किन्हें 3 भाग में बांटा गया है और किन आधार पर 9 भागों में बांटा गया है। तो भौगोलिक विभाजन यदि मुख्य तौर पर देखें तो 3 भाग कौन कौन से आते हैं। एक आता है मध्य उच्च प्रदेश, जो पूरे मध्य प्रदेश का 82% क्षेत्रफल कवर करता है या 82% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा भाग है या दूसरा विभाजन है जिसे कहा जाता है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, जो कि टोटल मध्य प्रदेश के 11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और तीसरा भाग है पूर्वी पठार। कौन सा पठार? पूर्वी पठार, जो कुल मध्य प्रदेश के 7% भाग पर फैला हुआ है। तो कौन कौन से 3 मुख्य भाग हो गए हैं? एक मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा प्रदेश और तीसरा पूर्वी पठार। इसके बाद यदि हम मध्य उच्च प्रदेश का उपविभाजन करें तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है मालवा का पठार, दूसरा भाग है मध्य भारत का पठार, तीसरा भाग है रीवा पन्ना का पठार, चौथा भाग है बुंदेलखंड का पठार, चौथा भाग है रीवा पन्ना का पठार और 5वां भाग है नर्मदा सोन घाटी। कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी। कौन कौन से भाग हो गए? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ये 5 उपविभाग हैं। तो यदि 7 विभाग की बात की जाए तो उसमें मध्य उच्च प्रदेश को नहीं गिना जाता है, उसमें गिना जाता है मालवा के पठार को। किसको गिना जाता है? मालवा के पठार को, मध्य भारत के पठार को, तीसरा बुंदेलखंड के पठार को, चौथा रीवा पन्ना के पठार को, 5वां नर्मदा सोन घाटी को, 6वां सतपुड़ा श्रेणी को और 7वां पूर्वी पठार को। तो इस आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन 7 आधार पर किया जाता है और यदि हम मुख्य तौर पर देखें तो उसका 3 आधार पर किया जाता है। उपविभाग में क्या क्या आएंगे? तो उपविभाग में मध्य उच्च प्रदेश को 5 उपविभागों में बांटा गया है। उसी तरीके से सतपुड़ा को भी 3 उपविभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? राजपीपला, महादेव और मैकाल। किस किस में? राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। उसी तरीके से पूर्वी के पठार को या पूर्व के पठार को भी एक भाग में बांटा गया है जिसे कहा जाता है बघेलखंड का पठार। क्या कहा जाता है? बघेलखंड का पठार। इस तरीके से मध्य प्रदेश को 9 उपविभागों में तथा 3 भागों में बांटा गया है भौगोलिक दृष्टि से। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन तो कुछ नहीं है। 3 विभाग कौन से हैं, 7 विभाग कौन से हैं और 9 उपविभाग कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलिए हम एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं, उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं मध्य उच्च प्रदेश को। यहां पर नक्शा है,
1 मिनट में नक्शे के माध्यम से आपको पूरा समझा देता हूं, कहां पर मध्य उच्च प्रदेश है, कहां पर मालवा का पठार है, कहां पर रीवा पन्ना का पठार है, कहां पर बुंदेलखंड का पठार है। तो दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो यहां से लेकर, कहां से लेकर, यहां से लेकर ये जो वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये 82% भाग किसके अंतर्गत आता है? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है, यहां से लेके यहां तक। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। जो 5 उपविभाग हैं उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैला हुआ है मालवा का पठार। कौन सा फैला हुआ है? मालवा का पठार, जो कहां से कहां तक है? ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक 28% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कितना पर फैला हुआ है? 28% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा? मालवा का पठार आ जाएगा। दूसरे नंबर पर विस्तार में आती है नर्मदा सोन घाटी। कौन सी आती है? नर्मदा सोन घाटी आती है, जिसका विस्तार है 26% क्षेत्रफल पर। कितना है? 26% क्षेत्रफल पर। यदि हम मालवा के पठार की बात करें तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है जिसे कहा जाता है सिगार की चोटी, और इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। कितनी है? 881 मीटर। पूछ लिया जाता है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिगार की चोटी है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 881 मीटर है। क्षेत्रफल कितना है? तो 28% है। दूसरी बात करें कि दूसरे क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो नर्मदा सोन घाटी का है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैली हुई है? तो यह फैली हुई है 26% क्षेत्रफल पर। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो यह भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश का सबसे निचला बिंदु माना जाता है, सबसे गहराई पर स्थित माना जाता है। इसकी ऊंचाई बहुत कम है। यदि भारत का सबसे निम्नतम बिंदु माना जाए या मध्य प्रदेश का सबसे निचला बिंदु पूछा जाए तो कौन सा होगा? नर्मदा सोन घाटी होगी। इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है सतपुड़ा श्रेणी, जो कि 11% क्षेत्रफल पर फैला है। उसको भी 3 उपविभागों में बांटा गया है, जिसका सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है राजपीपला। मध्य वाले भाग को कहा जाता है महादेव श्रेणी, और महादेव श्रेणी पर ही सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसे कहा जाता है धूपगढ़ की चोटी। क्या कहा जाता है? धूपगढ़ की चोटी। और धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई की बात करें तो वह है 1350 मीटर, अर्थात 1350 मीटर। जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जिसे धूपगढ़ कहा जाता है, यह महादेव पर स्थित है, और महादेव के अंतर्गत कहां पर स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है। और जो धूपगढ़ की चोटी है यह सतपुड़ा के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरे नंबर पर आता है, कौन सा आएगा? मध्य भारत का पठार। कौन सा आएगा? मध्य भारत का पठार। चौथे नंबर पर मध्य भारत का पठार आता है, और इसका विस्तार की बात करें तो विस्तार है 10.7% पर। कितने पर है? 10.7% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। इसके बाद स्थान आता है रीवा पन्ना के पठार का, और रीवा पन्ना के पठार का विस्तार कहां से कितना है? तो 10.3% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। कितने पर फैला हुआ है? 10.3% क्षेत्रफल पर। इसके बाद स्थान आता है बुंदेलखंड के पठार का, और बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है 7.7% क्षेत्रफल पर। और यदि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाए तो वह है सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1122 मीटर। कितनी है? 1122 मीटर। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो सिगार की चोटी थी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो धूपगढ़ की चोटी थी। और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा की चोटी है। कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी। और आखिरी स्थान पर आता है पूर्वी पठार, जिसे कहा जाता है बघेलखंड का पठार, और इसका विस्तार है 7% क्षेत्रफल पर, अर्थात सबसे कम यदि विस्तार माना जाए तो बघेलखंड के पठार का है। ये आकृतियां आपको दिख रही हैं। यहां पर इन पठारों का विस्तार दिया गया है कि कहां से किसकी सीमा है। यदि हम मध्य भारत के पठार की बात करें तो इसका विस्तार यहां पर है। यदि हम मालवा के पठार की बात करें तो इसका विस्तार यहां से यहां तक है। नर्मदा सोन घाटी यहां से उसके दक्षिण में यहां तक फैली हुई है। सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा इसके दक्षिण में फैला हुआ है। बघेलखंड के पठार की बात करें तो ये पूर्वी वाला क्षेत्र बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। यदि हम रीवा पन्ना के पठार की बात करते हैं तो ये वाला क्षेत्र जो कि बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में आता है, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है वह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है। तो क्लियर हुआ? ये हुआ चित्र के माध्यम से भारत मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। अब इन विभाजनों को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश को। किसे देखेंगे? मध्य उच्च प्रदेश को। तो मध्य उच्च प्रदेश
में कोड़प्पा, विंध्यन शैल और दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों एवं नवीन जमावों से निर्मित है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है कोड़प्पन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानों के बेसाल्ट से। इनसे जो लावा निकला था उसमें जमे बेसाल्ट चट्टानों पर नवीन जमावों से इनका निर्माण हुआ है। यदि हम इसका विस्तार देखें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के 82% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है, और यदि हम इसके उपविभाग की बात करें तो इसे 5 उपविभागों में बांटा गया है। बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 उपविभाग कौन कौन से हैं। तो पहला उपविभाग आता है जिसे कहा जाता है मालवा का पठार, और मालवा के पठार को गेहूं की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गेहूं फसल की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? गेहूं है। यदि हम भारत की बात करें कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है, तो भारत में होता है चावल का। और मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादित की जाती है, तो कौन सी की जाती है? गेहूं। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि विश्व में गेहूं, भारत में चावल और मध्य प्रदेश में गेहूं। मध्य प्रदेश विश्व में गेहूं आ जाता है और भारत में चावल आ जाता है। अभी 2020 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल कौन सी है या महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो कई लोग इसमें बाजरा लगा के आ गए थे, कई लोग इसमें सोयाबीन लगा के आ जाते। यदि ऑप्शन में सोयाबीन होता तो सोयाबीन लगा के आ जाते, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का होता है। हाँ, सोयाबीन का बहुत ज्यादा उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, 82% उत्पादन करता है, लेकिन जितनी फसलें उत्पादित होती हैं, फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका है? गेहूं का है। क्विंटलों में टन की बात करें तो सबसे ज्यादा टन किसका? गेहूं का उत्पादन होता है, और बाद में आता है सोयाबीन का। लेकिन यदि कुल सोयाबीन के उत्पादन की बात करें कि भारत में जितना भी सोयाबीन होता है उसका सबसे ज्यादा कहां होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। क्लियर हुआ? चलिए, मालवा के पठार में सबसे ज्यादा क्या होता है? गेहूं उत्पादित होने के कारण इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। इसके यदि हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के स्थिरीकरण से हुआ है। लावा या बेसाल्ट चट्टानें, मैंने आपको बताया था कि जब मैग्मा बाहर आता है लावा कहलाता है, और लावा के जमने से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। क्योंकि लावा जब वायु के संपर्क में आता है तो बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है, और बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होने के कारण इसमें बारीक रवे बनते हैं। बारीक रवे बनते हैं, आग्नेय चट्टान कहलाती है, और इनके जमाव से कौन सी चट्टान बन जाती है? बेसाल्ट चट्टानें बन जाती हैं। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटन फूटन की क्रिया से कौन सी मृदा बनती है? काली मृदा बनती है। तो दोस्तों, एक चीज यदि आपको पता चल जाए कि कोई भी चट्टान कैसे निर्मित हुई है, तो आप वहां की मृदा पता कर सकते हैं, आप वहां की फसलों का पता कर सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार की फसलें होंगी, वहां पर किस प्रकार की मृदा होगी। साथ ही साथ आप वहां के खनिज संसाधनों का भी अध्ययन कर सकते हैं, उनका भी पता लगा सकते हैं। यदि हम स्थिति की बात करें मालवा के पठार की कि मालवा का पठार कहां पर स्थित है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है 22 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश के मध्य। कहां से कहां? 22 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वह है 74 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य। कहां से कहां तक है देशांतरीय विस्तार? 74 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यदि हम मालवा के पठार की चोटियों की बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ पाई जाती हैं, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। कितनी है? 881 मीटर है, और यह मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा भी और भी चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि जाना पाव की चोटी पाई जाती है, वह उसकी ऊंचाई 854 मीटर है, और फिर धजरी की चोटी पाई जाती है जिसकी ऊंचाई 810 मीटर है। तो सबसे ज्यादा किसकी है? सिगार की है, फिर जानापाव और फिर धजरी की है। तो ये चोटियां कहां पर पाई जाती हैं? मालवा के पठार में पाई जाती हैं। बात करें पठार की, आखिर मालवा के पठार के अंतर्गत भी कौन कौन से छोटे छोटे पठार आते हैं, तो मालवा के पठार के अंतर्गत सोनबाड़ा का पठार आता है, सागर का पठार आता है, विदिशा का पठार आता है, और भोपाल का पठार आता है। कौन कौन से पठार आते हैं? सोनबाड़ा का पठार, सागर का पठार, विदिशा का पठार और भोपाल का पठार आता है। इसके बाद हम जलवायु की बात करें कि मालवा की जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु का मतलब है कि यहाँ पर ना तो गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और ना ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है। वर्षा थोड़ी सी यहाँ पर कम होती है, जलवायु थोड़ी सी शुष्क होती है।
क्लियर हुआ? तो कैसी जलवायु है? सम जलवायु है। मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी पाई जाती है। सरल सी बात है कि जहां पर बेसाल्ट चट्टानों के निक्षेप होंगे तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटन फूटन से कौन सी मृदा बनती है? काली मृदा बनती है। तो यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? काली पाई जाएगी। फसलों की बात कर लें तो फसलें कौन कौन सी होंगी? तो यहाँ पर कपास की फसल होती है, सोयाबीन होता है, गेहूं होता है, गन्ना होता है, मूंगफली होता है। क्या क्या होता है? यहाँ पर कपास होगा, सोयाबीन होगा, मूंगफली होगी और क्या था? गन्ना होगा और गेहूं होगा। नदियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर चंबल, शिप्रा, पार्वती, काली सिंध, बेतवा, माही आदि नदियां पाई जाती हैं। आदि नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? चंबल नदी भी प्रवाहित होती है, शिप्रा नदी भी प्रवाहित होती है, पार्वती, काली सिंध, बेतवा और माही जैसी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं। बात करते हैं हम मध्य भारत का पठार की। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? मध्य भारत का पठार आता है। मध्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो दूसरा उपविभाग है उसे कहते हैं मध्य भारत का पठार। इसे चंबल का उप आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंबल का उप आर्द्र प्रदेश कहा जाता है। क्योंकि मध्य भारत का पठार मैंने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश का जब आप नक्शा देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से चंबल नदी जाती है और चंबल नदी जब इस क्षेत्र से जाती है तो यहाँ बहुत बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है, बहुत बड़े बड़े महाखड्डों का निर्माण करती है, यहाँ की मृदा का क्षरण करती है। इसीलिए इसे चंबल का उप आर्द्र प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उप आर्द्र प्रदेश कहा जाता है। यदि इसके निर्माण की बात करें कि जो आपका मध्य भारत का पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण विंध्यन शैल समूह के अपर्दन तथा चंबल नदी के निक्षेप से हुआ है। किससे हुआ है? विंध्यन शैल समूह के अपर्दन से, क्योंकि जो विंध्यन शैल की चट्टानें थीं उनके अपर्दन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। साथ ही साथ चंबल नदी द्वारा लाए गए मलबे या जलोढ़ के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। यदि हम स्थिति की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो वह 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 48 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कहां से कहां तक है? वह है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 48 उत्तरी अक्षांश के मध्य। यदि हम मध्य भारत के पठार का देशांतरीय विस्तार का अध्ययन करें तो इसका देशांतरीय विस्तार है 74 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर के मध्य। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने सारे डेटा हम याद कहां से करें? ये अक्षांश एक तो भारत का याद करो, फिर मध्य प्रदेश का याद करो, फिर मालवा के पठार का भी करो, मध्य उच्च प्रदेश का भी करो, मतलब सभी का करना पड़ेगा क्या? तो हाँ, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यह पीएससी है भाई, ये पूछ लेती है, यह डेटा पर ज्यादा विश्वास रखती है। तो ये पूछ लेती है कि मध्य भारत के पठार का अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार बताइए, या मध्य भारत के पठार की स्थिति बताइए। मध्य भारत के पठार की स्थिति में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये किन किन पठारों के बीच में पाया जाता है, लेकिन यदि भौगोलिक स्थिति सही तरीके से बताई जाए कि क्या होती है तो वह यही होती है जिसमें आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखना होता है। यदि आप पठारों के बीच में उसमें लिखते हैं तो क्लियर नहीं है कि आयोग आपको नंबर देगा, लेकिन यदि आप स्थिति में आप अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखते हैं तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। मिट्टी की बात करें तो मध्य भारत के पठार मैंने बताया था कि निर्माण किससे हुआ है? चंबल नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ से। तो यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाएगी? जलोढ़ पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी? कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी तो यहाँ पर फसलें कौन सी होंगी? सरल सी बात है, यहाँ पर गेहूं होगा, चावल होगा, बाजरा होगा, ठीक है, सरसों होगा। तो ये क्या होती हैं? फसलें यहाँ पर होती हैं। जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पर उष्ण प्रकार की जलवायु होती है। कैसी होती है? उष्ण प्रकार की जलवायु, या हम इसे सरल भाषा में कहें तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। चूंकि जो मध्य भारत का पठार है, आपने देखा होगा मध्य भारत का पठार कहां पर? कर्क रेखा के उत्तर में है। कहां पर है? कर्क रेखा के उत्तर में है। इसीलिए, और मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर सूर्य की सीधी किरणें कहां से कहां के बीच में पड़ती हैं? कर्क और मकर के बीच में पड़ती हैं। और हमारा मध्य भारत का पठार कहां पर आता है? इसके उत्तर में आता है, अर्थात यहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहां पर तापमान कम होता है। दूसरा, समुद्र तल से बहुत दूरी है, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश भूभावस्थित है और मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में मध्य भारत का पठार है, और सबसे उत्तर में होने के कारण इसकी दूरी समुद्र तल से बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर गर्मियों में बहुत गर्मी और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। क्लियर हुआ? तो इस जलवायु को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहा जाता है। अब यदि हम नदियों की बात करें कि मध्य भारत के पठार में
कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं? तो यहां पर चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती और कुंवारी नदियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती और कुंवारी नदियां पाई जाती हैं। ढाल की बात करें कि मध्य भारत के पठार का ढाल किस ओर है? तो इसका ढाल उत्तर की ओर है। कैसे पता करें कि उत्तर की ओर है? तो आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं, क्या है, जितनी भी नदियां हैं मध्य प्रदेश का, आप जब चित्र बनाते हैं तो आपने देखा होगा नदियों का जब आप अध्ययन करते हैं तो जितनी भी नदियां हैं उत्तर की ओर चलती हैं। उत्तर की ओर चलती हैं, वो क्यों चलती हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो ढाल है मध्य भारत के पठार का, वो उत्तर की ओर होने के कारण जितनी भी नदियां हैं यहां से जाके यमुना में या नर्मदा में, यमुना में या गंगा में जाकर मिल जाती हैं। तो क्लियर हुआ यहां पर नदियां कौन कौन सी हैं और यहां का ढाल कैसा है। बात करते हैं हम बुंदेलखंड के पठार की, जो कि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत तीसरा उपविभाग माना जाता है। बुंदेलखंड के पठार का निर्माण की बात करें तो यह कैम्ब्रियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों तथा बिंदक्रम की शैलों से हुआ है, क्योंकि बुंदेलखंड के पठार के नीचे नीचे बिंदक्रम की शैलें भी पाई जाती हैं। इसीलिए बिंदक्रम की शैलों के साथ साथ कैम्ब्रियन युग की ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से भी इसका निर्माण हुआ है। मिश्रित रूप में इन सब का बहुत ज्यादा योगदान इसके निर्माण में है। स्थिति की बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वह 77 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य है। कहां से कहां तक है? 77 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब यदि हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही चित्र में बताया था कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। कितनी है? 1172 मीटर। मिट्टी की बात करते हैं तो बुंदेलखंड के पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल काली मिट्टी पाई जाती है, या इसे हम कहें तो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल काली मिट्टी पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो जलवायु यहां पर भी महाद्वीपीय प्रकार की पाई जाती है, अर्थात गर्मियों में अधिक गर्म और ठंडी में अधिक ठंडी होती है। बात करते हैं हम रीवा पन्ना के पठार की, जो मध्य उच्च भारत के अंतर्गत कौन सा? चौथा उपविभाग माना जाता है। इसे बिंद पठार के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? बिंद पठार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रीवा पन्ना के पठार का जो विस्तार है वह बिंद के पठार के समानांतर है और उसके अंतर्गत ही आता है। इसके निर्माण की बात करें, जब बिंद का पठार कहा जाता है तो बिंद शैल समूह के अपर्दन से ही इसका निर्माण होगा। यदि हम स्थिति की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 10 उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य। कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 10 उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 78 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर के मध्य इसका देशांतरीय विस्तार है। यहाँ पर बलुआ पत्थर की प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि जो रीवा पन्ना का पठार है यहाँ पर बलुआ पत्थर पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखिएगा चूने की भी अधिकता है, और चूने की अधिकता होने के कारण सीमेंट उद्योग भी सबसे ज़्यादा रीवा पन्ना के पठार में ही लगाए जाते हैं। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर काली तथा कछारी मिट्टी का सम्मिश्रण पाया जाता है, अर्थात मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? काली तथा कछारी मिट्टी। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म काल में साधारण गर्म तथा शीतकाल में साधारण ठंडी जलवायु यहाँ की पाई जाती है। साधारण सी होती है, ग्रीष्म काल में न ज़्यादा गर्म होती है और न शीतकाल में ज़्यादा ठंडी होती है। अर्थात यहाँ की जलवायु को हम देखें तो सम जलवायु भी कह सकते हैं। नदियों की बात करें तो यहाँ से टॉन्स, कैन और बीहड़ जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? टॉन्स, कैन और बीहड़ नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों ये जो पठार हैं हम उस तरीके से आपको कंप्लीट करा रहे हैं कि यदि आपसे 200 शब्दों में पूछ लिया जाए पूरा क्वेश्चन, क्योंकि यदि आपका लेंदी क्वेश्चन बनेगा, 11 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें पूरा भौतिक विभाजन पूछा जाएगा। यदि आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा तो 5 नंबर में कोई एक पठार आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप अधिक से अधिक जानकारियां कम से कम शब्दों में लिख सकें, इसी तरीके से मैंने ये पठार आपको कवर करवाए हैं। बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की, तो नर्मदा सोन घाटी की मैंने बताया था ये सबसे निचला बिंदु है, चाहे भारत की बात करें और चाहे मध्य प्रदेश की बात करें। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 300 मीटर मानी जाती है। इसके निर्माण की बात करें तो पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। नर्मदा सोन घाटी को यदि हम 2 भागों में बांट दें तो पूर्व की जो चट्टानें हैं वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, और पश्चिम की जो चट्टानें हैं वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से उनका निर्माण हुआ है। स्थिति की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? 22 डिग्री
30 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कहां से कहां तक? 22 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वह है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के मध्य। कहां से कहां तक है? 78 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के मध्य। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो नर्मदा सोन घाटी है या नर्मदा घाटी है, यह मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का भी सबसे निचला बिंदु है। मिट्टी की बात करें तो यहां पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? गहरी काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बात करते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की, तो यहां पर ये जो पांचों प्रकार हैं मध्य उच्च भारत प्रदेश के, वह पूरे कवर होते हैं। अब बात करते हैं हम अगले भाग की, जिसे कहा जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसे वाटरशेड भी कहा जाता है विभिन्न नदियों के स्रोतों के कारण, क्योंकि यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? वाटरशेड की उपमा भी दी जाती है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, वाटरशेड की उपमा किसे दी जाती है, वाटरशेड किसे कहा जाता है? तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को वाटरशेड कहा जाता है। निर्माण की बात करें तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ आर्कियन युग की धारवाड़ चट्टानों से भी हुआ है। किसके से? दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ आर्कियन युग की चट्टानें तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। स्थिति की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो वह 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वह 74 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। देखिए यहां पर अब मैं डायग्राम आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि डायग्राम मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। वो डायग्राम आप याद कर लीजिए। बाकी जहां कहीं भी आए, यदि कोई एक पठार पूछा जाए तो वहां पर आप फट से वो डायग्राम बना दीजिए। तो इसका विस्तार क्या था? अक्षांशीय विस्तार था 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऐसी देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो वह 74 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव श्रेणी पर स्थित कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी है, जो कि पचमढ़ी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर ऊंचाई है, मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह है सतपुड़ा के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी ऊंची चोटी है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो इसे मुख्यतः 3 उपविभागों में बांटा गया है। वह उपविभाग हैं, पश्चिम में इसे पश्चिमी सतपुड़ा को राजपीपला कहा जाता है, मध्य सतपुड़ा को महादेव कहा जाता है, और एक मैकाल श्रेणी है। जब आप सतपुड़ा श्रेणी का विभाजन करेंगे तो इसके पश्चिमी भाग को राजपीपला, मध्य भाग को महादेव श्रेणी और पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी कहा जाता है। जो मैकाल श्रेणी वाला भाग है वो कैसा है? पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। जलवायु की बात करें तो यहाँ पर गर्म में अधिक गर्मी, अर्थात गर्मी में अधिक गर्म और ठंडी में साधारण ठंडी होती है। कैसी होती है? गर्मी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन ठंडी में साधारण ठंड पड़ती है। नदियों की बात करें तो यहाँ पर ताप्ती, बैनगंगा, शक्कर, वर्धा और तवा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? ताप्ती, बैनगंगा, शक्कर, वर्धा और तवा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। मिट्टी की बात करें तो मध्य में काली और पूर्व में लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। मध्य में कैसी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। इसका दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्माण हुआ है। बात करते हैं हम पूर्वी पठार की या बघेलखंड के पठार की, जो कि अंतिम भाग है। बघेलखंड के पठार के यदि निर्माण की बात करें या पूर्वी पठार के निर्माण की बात करें तो वह आद महाकल्प की जुरैसिक काल की सैलों से हुआ है। किससे हुआ है? आद महाकल्प की जुरैसिक काल की सैलों से हुआ है। जब पृथ्वी का विभाजन हो रहा था, पृथ्वी बढ़ रही थी, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं टूट रही थीं, जब डायनासोर का अंत हो रहा था, उस काल को कहा जाता है जुरैसिक काल। और उसी काल में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ, उन चट्टानों से, उन सैल समूह से पूर्वी के पठार या बघेलखंड के पठार की सैलों का निर्माण माना जाता है। यहाँ पर वन्य जीव की अधिकता होने के कारण यहाँ चौपायों की संख्या बहुत अधिक, सर्वाधिक मानी जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में चौपायों की संख्या सर्वाधिक कहाँ मानी जाती है? तो वह पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार में मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर वन्य जीव की अधिकता है। स्थिति की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार इसका कहां से कहां तक है? तो वह 23 डिग्री 40 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 35 पूर्वी अक्षांश के मध्य है। और यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार 80 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 35 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।
कहां से कहां तक है? अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 40 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश के मध्य। वैसे ही देशांतरीय विस्तार 80 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 35 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यदि हम यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर ठंडी में साधारण ठंडी और गर्मी में साधारण गर्म जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाएगी? ठंडी में साधारण ठंडी होगी और गर्मी में साधारण गर्मी होगी। मिट्टी की बात करें तो यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाती है? पीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी पाई जाती है बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। नदियों की बात करें तो यहाँ पर सोन, जोहिला और रेहंद नदियाँ पाई जाती हैं। कैसी नदियाँ पाई जाती हैं? सोन, रेहंद और जोहिला जैसी नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। जब हम मध्य प्रदेश में मानसून पढ़ेंगे, हम देखेंगे वर्षा कि कहाँ पर किससे होती है, वहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस पठार में किस मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी से किस क्षेत्र में वर्षा हो रही है और अरब सागर के मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा हो रही है। तो जो बघेलखंड का पठार है, पूर्वी का पठार है, वहां पर वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। और भारत के पूरब में कौन सी खाड़ी आती है? बंगाल की खाड़ी आती है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल सबसे कम पाया जाता है, इसका 7% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जिसे बेड़न कहा जाता है, जो कि सिंगरौली में स्थित है, वो भी पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। तो ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? बेड़न को कहा जाता है। बेड़न कहाँ आती है? सिंगरौली में आती है। और सिंगरौली कहाँ आता है? तो यह पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, सतपुड़ा श्रृंखला में हरदा जिला नहीं आता है, जबकि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में हरदा जिला काउंट किया जाता है। जब सतपुड़ा श्रृंखला पूछा जाता है तो वहाँ पर हरदा जिला उसमें काउंट नहीं होगा, लेकिन साथ में मैकाल श्रेणी भी यदि आ जाए तो वहाँ पर हरदा जिला माना जाता है। तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन था वह समाप्त होता है। आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि भारत में नर्मदा घाटी और मालवा के पठार को विस्तार रूप से पूछा जाएगा, अर्थात वहां से आपके 11 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। 5 नंबर के भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए उनको हमने पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। अगले वीडियो में हम उन्हीं को समझेंगे, उनको बहुत डिटेल्स में समझेंगे कि मालवा के पठार की स्थिति क्या है, उस पर कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में उसका विस्तार है, कौन कौन से जिले उसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से उद्योग वहाँ पर लगे हुए हैं, क्या वहाँ की विशेषता है, कौन से खनिज वहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी नदियों का वहाँ से उद्गम होता है, किस प्रकार की मिट्टी, किस प्रकार की फसलें वहाँ पर पैदा होती हैं। उसी तरीके से हम नर्मदा सोन घाटी का भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।